देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की स्कैटरिंग थ्योरी का टॉपिक था, जिसका नाम था पार्शियल वेव एनालिसिस। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से हम किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिटरमाइन कर पाते हैं और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करके हम बहुत इजीली डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मेजर कर पाएंगे। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड को डिटरमाइन करने के लिए हमने वहां पर देखा था कि हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था। हमने इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन जो है वो डिटरमाइन कर लिया था कुछ इस प्रकार से, psi I is equal to summation L is equal to 0 to infinity iota की पावर L 2L plus 1 JL KR PL cos theta is equal to e की पावर iota KR। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। हमने लास्ट में इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया था पार्ट 1 में, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के बाकी बचे हुए स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास क्या था? स्टेप 2 था हमारे पास टू डिटरमाइन वेव फंक्शन psi s फॉर द स्कैटर्ड पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। अब हमें स्कैटर्ड पार्टिकल के वेव फंक्शन को स्फेरिकल वेव्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो स्कैटरिंग प्रॉब्लम का डायग्राम था वो कुछ इस प्रकार से था। ये हमारे पास इंसिडेंट प्लेन वेव्स थी जिनके वेव फंक्शन को हमने psi I से डिनोट किया था। ये प्लेन वेव्स इस टारगेट से स्कैटर्ड हो जा रही थी और स्कैटर्ड होकर जो हमें स्कैटर्ड वेव्स मिल रही थी वो स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स थी जिनका वेव फंक्शन जो है वो psi s होगा। देखिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि सभी प्लेन वेव जो हैं वो इस टारगेट पर स्ट्राइक करके स्कैटर्ड होंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऐसा भी पॉसिबल है इन क्वांटम मैकेनिक्स की इनमें से कुछ पार्शियल वेव्स जो हैं, कुछ इंसिडेंट प्लेन वेव जो हैं वो बिना स्कैटर हुए ही सीधी निकल जाएं। मींस जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव्स आ रही हैं अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हमारे पास ये अनस्कैटर्ड प्लेन वेव जो हैं वो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस देखने को मिलेंगे। एक होगी हमारे पास स्कैटर्ड वेव्स जो कि स्फेरिकली डाइवर्जिंग वेव्स होंगी, और एक होंगी हमारे पास अनस्कैटर्ड वेव्स जो कि हमारे पास अगेन प्लेन वेव्स होंगी और वो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने स्टेप 1 में फॉलो किए थे। सबसे पहले हम स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्कैटर्ड पार्टिकल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने इंसिडेंट पार्टिकल के लिए लिखी थी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये माना था कि इंसिडेंट प्लेन वेव्स का जो सोर्स है वो टारगेट से बहुत दूर है। मींस ये इंसिडेंट प्लेन वेव जो हैं वो आर अप्रोचेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। इसी तरह से जो हमारे स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे वो भी हम ये मान के चल रहे थे कि वो टारगेट से बहुत दूर हैं। मींस ये भी आर अप्रोचेस टू इनफिनिटी डिस्टेंस पर हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका जो डिस्टेंस होगा स्कैटर्ड पार्टिकल्स का और इंसिडेंट पार्टिकल्स का वो टारगेट के पोटेंशियल फील्ड से, पोटेंशियल फील्ड रेंज से बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इस केस में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इंसिडेंट पार्टिकल्स की और यहाँ पर जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं उनकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल्स एंड स्कैटर्ड पार्टिकल दोनों जो हैं वो एज अ फ्री पार्टिकल्स यहाँ पर बिहेव करेंगे और फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और स्टेप 1 में हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी को 0 पुट करके जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन रही थी वो कुछ इस प्रकार से बन रही थी, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर थीटा फाई। ये है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्कैटर्ड पार्टिकल, जो कि बिल्कुल सेम ही है जो कि हमने इंसिडेंट पार्टिकल्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी। बिल्कुल सेम आपने स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए लिखनी है क्योंकि दोनों के लिए VR जो है वो 0 रहने वाला है। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें इस वेव फंक्शन साई की वैल्यू देगा, साई आर थीटा फाई की वैल्यू देगा। अब जो हमने स्टेप 1 में इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था वो हमने क्या लिखा था, वो आपको अगर याद हो वो था AL JL KR PL cos थीटा, जहां पर JL KR जो है वो 1/KR sin KR माइनस L पाई बाय 2 के बराबर था, जिसे हम स्फेरिकल बेसल फंक्शन बोल रहे थे। और PL cos थीटा जो था
वो लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, ये आपको ध्यान से समझने वाली जरूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, इंसिडेंट पार्टिकल के लिए जो हमने सॉल्यूशन लिखा था इस इक्वेशन का, इस श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो लिखा था AL JL KR PL cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर टारगेट से इंटरेक्शन होने के बाद हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये प्लेन वेव्स देखने को मिल रही हैं और ये स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स देखने को मिल रही हैं। इन अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स का जो वेव फंक्शन होगा वो यहाँ पर साई आई ही होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिया था इंसिडेंट प्लेन वेव्स का, क्योंकि ये अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स और इंसिडेंट प्लेन वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। तो यहाँ पर इनका जो सोल्यूशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, वो बिल्कुल सेम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा था, AL JL KR PL cos थीटा। अब इसका जो सोल्यूशन होगा स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स का, वो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, वो यहां पर इसका सोल्यूशन होगा BL NL KR PL cos थीटा, जो कि यहां पर NL KR जो है वो न्यूमन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है -1/KR cos KR - L π/2। देखिए बेसल फंक्शन में यहाँ साइन आ रहा था, न्यूमन फंक्शन में यहाँ पर कॉस आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन आ रहा था, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। और ये न्यूमन फंक्शन NL जो है ये भी KR का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में KR लिखना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन होगा इक्वेशन 11 का, उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। एक तो ये अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स वाला पार्ट होगा और एक स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो होगा AL JL KR PL cos थीटा। ये तो हमारे पास अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स के लिए हो गया। ताकि आपको याद रहे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, प्लस इसमें हमें इन स्कैटर्ड वेव्स जो कि स्फेरिकली डाइवर्जिंग वेव्स हैं उनके लिए जो सोल्यूशन होगा वो ऐड करना होगा। वो सोल्यूशन होगा हमारे पास BL NL KR PL cos थीटा। तो यहां पर ये जो है हमारे पास, ये सोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स के लिए। पार्ट 1 में, स्टेप 1 में हमने क्या लिखा था, इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन सिर्फ यही लिखा था, क्योंकि वहां पर हमारे पास सिर्फ प्लेन वेव्स थी, इंसिडेंट प्लेन वेव्स थी। जबकि यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स का पार्ट और एक स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव्स का पार्ट। तो जो अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स थी वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी इंसिडेंट प्लेन वेव्स की तरह, तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो इसके सोल्यूशन के सेम होगा। और इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको ध्यान रखना है, वो है BL NL KR PL cos थीटा। तो ये डिफरेंस है स्टेप 1 और स्टेप 2 में इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन में। स्टेप 1 में सोल्यूशन सिर्फ हमने इतना लिखा था, जबकि स्टेप 2 में इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन आपको ये प्लस ये करके लिखना होगा। ये चीज आपको समझनी जरूरी है, तब आपके लिए डेरिवेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से PL cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा AL JL KR प्लस BL NL KR PL cos थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये 12th इक्वेशन होगी, cos थीटा यहाँ पर ब्रैकेट में है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर NL KR क्या है, -1/KR cos KR - L π/2 न्यूमन फंक्शन है, ये 13th इक्वेशन होगी। और JL KR क्या था, ये हमने पिछले पार्ट में देखा था, 1/KR sin KR - L π/2 था। तो JL KR की ये वैल्यू और 13th इक्वेशन से NL KR की ये वैल्यू उठाकर हम 12th में डालेंगे। यूजिंग JL KR इज इक्वल टू दिस एंड 13 इन 12 वी गेट। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साई का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ R और थीटा पर डिपेंड कर रहा है, कहीं पर भी आपको फाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस साई R थीटा को, इस साई R थीटा फाई को आप सिंपली साई R थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साई जो है वो यहाँ पर फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस वेव फंक्शन को हम सिंपली साई R थीटा से ही लिखेंगे। तो साई R थीटा विल बी इक्वल टू AL ऐसे ही आ गया, JL KR की वैल्यू पुट करो 1/KR sin KR - L π/2, उसके बाद प्लस BL मल्टीप्लाई में NL की वैल्यू पुट करो, NL KR की -1/KR cos
के आर माइनस एल पाई बाय 2 और साथ में हमारे पास पी एल कॉस थीटा भी है लास्ट में, इसे लिखना मत भूल जाना, पी एल कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी पी एल कॉस थीटा आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 बाय के आर कॉमन ले लो, 1 बाय के आर ए एल साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 माइनस बी एल कॉस के आर माइनस एल पाई बाय 2 पी एल कॉस थीटा साई आर थीटा की वैल्यू हम यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट ए एल को हम एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे और वो कांस्टेंट होगा लेट ए एल इज इक्वल टू सी एल कॉस डेल्टा एल, और यहाँ पर इस कांस्टेंट बी एल को एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे जो कि होगा बी एल इज इक्वल टू माइनस सी एल साइन डेल्टा एल। तो ए एल की ये वैल्यू और बी एल की ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, साई आर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय के आर, इस ए एल की जगह पर हम पुट करेंगे सी एल कॉस डेल्टा एल, साथ में है साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2, इस बी एल की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस सी एल साइन डेल्टा एल, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी एल साइन डेल्टा एल कॉस के आर माइनस एल पाई बाय 2, साथ में है पी एल कॉस थीटा। यहाँ से और यहाँ से सी एल हम कॉमन ले लेते हैं, सी एल कॉमन आ गया, नीचे है के आर, पहले हम साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 को लिख देते हैं, फिर कॉस डेल्टा एल, फिर प्लस साइन डेल्टा एल, फिर कॉस के आर माइनस एल पाई बाय 2, साथ में है पी एल कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, जहां पर ए ये है और बी हमारे पास ये है, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल ए प्लस बी, ये हमने कर दिया, साथ में है पी एल कॉस थीटा, जहां पर एल की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके इंफिनिटी तक होंगी, 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट जो हमारी 11th इक्वेशन थी जो की थी हमारे पास डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू 0, जो कि स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी 11th इक्वेशन। ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है साई आर थीटा, ये इसके मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एल की सभी वैल्यू जो है वो इंक्लूड करनी होंगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो अगर आपको इस 11th इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना है जो कि आपको स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन साई एस देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को समेशन करना होगा, लिमिट्स क्या रहेंगी समेशन की 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 11 इज गिवन बाय, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो होगा 11th इक्वेशन का वो आपको स्कैटर्ड वेव फंक्शन की वैल्यू देगा साई एस, दैट विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना है, इस वेव फंक्शन का समेशन करना है एल इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, साई आर थीटा की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एल बाय के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है क्या, स्टेप 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन जो है वो फाइंड कर लिया है, किसकी टर्म्स में, स्फेरिकल वेव्स की टर्म्स में। आपको कैसे पता चला स्फेरिकल वेव्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, क्योंकि हमने इसे इस वेव फंक्शन को आर थीटा फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, जो कि स्फेरिकल वेव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप 14th इक्वेशन को इस इंसिडेंट पार्टिकल के वेव फंक्शन से कंपेयर करें जो कि 10th इक्वेशन थी, अगर हम यहाँ पर जेएल के आर की वैल्यू पुट कर दे, जेएल के आर हमारे पास क्या था, 1 बाय के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2। तो इस साई आई को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग 14 विद साई आई इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आइटा की पावर एल 2l प्लस 1, यहाँ पर जेएल के आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2, तो उस के आर को हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2, साथ में आ जाएगा पी एल कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, के आर माइनस एल पाई बाय 2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, स्कैटर्ड वेव फंक्शन के लिए के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल लिखा हुआ है। डेल्टा एल जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, ये टर्म जो है साइन के साथ जो लिखा हुआ है ये फेस को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द फेस ऑफ इंसिडेंट वेव, और ये क्या है हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये है फेस ऑफ स्कैटर्ड वेव। तो स्कैटर्ड वेव का जो फेस है वो डेल्टा एल ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग होगी
तो जो स्कैटर्ड वेव होगा उसका जो फेज शिफ्ट है उसमें हमें फेज शिफ्ट कितना देखने को मिलेगा, डेल्टा एल फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट वेव के कंपैरिजन में। इंसिडेंट वेव का जो फेस है वो हमारे पास है के आर माइनस एल पाई बाय 2। यहां से आपने देखा इंसिडेंट वेव का जो फेस है वो ये है, जबकि स्कैटर्ड वेव का जो फेस है वो हमारे पास क्या है, के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा स्कैटरिंग प्रॉब्लम में इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ डेल्टा एल इन द स्कैटर्ड वेव रिलेटिव टू दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। तो स्टूडेंट्स स्टेप 2 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में हमें क्या करना था, टोटल वेव फंक्शन फाइंड करना है किसका, इस स्कैटरिंग प्रॉब्लम का इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो स्कैटरिंग के बाद हमें वेव्स मिल रही हैं उसमें हमारे पास अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स हैं जिनका वेव फंक्शन साई आई बिल्कुल आइडेंटिकल है इंसिडेंट प्लेन वेव्स की तरह, और यहाँ पर हमारे पास स्कैटर्ड वेव्स मिल रही हैं साई एस। तो हमारे पास जो सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन था साई, दैट विल बी इक्वल टू साई आई प्लस साई एस, ये था। अब यहाँ पर हमें साई आई भी मिल रहा है स्कैटरिंग प्रॉब्लम में इस तरफ, और साई एस भी मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, टोटल वेव फंक्शन मिलेगा। एक्चुअली ये जो हमने स्कैटर्ड वेव फंक्शन फाइंड किया है ये सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास अनस्कैटर्ड प्लेन वेव्स भी थी जो कि आइडेंटिकल थी इंसिडेंट प्लेन वेव्स की तरह, और यहाँ पर हमारे पास स्कैटर्ड वेव्स भी थी जो कि स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव्स थी। क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था 11th इक्वेशन का, उसको हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ए एल जे एल के आर पी एल कॉस थीटा, और साथ में हमारे पास था बी एल एन एल के आर पी एल कॉस थीटा। यहां से हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था इसका, और यहां तक इसको सॉल्व करते करते हम यहां तक पहुंच चुके हैं 14th इक्वेशन तक। तो इसमें हमारे पास इंसिडेंट वेव्स का भी वेव फंक्शन है और स्कैटर्ड वेव्स का भी वेव फंक्शन है। तो इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड वेव्स का वेव फंक्शन को ऐड करके आपको टोटल वेव फंक्शन मिलेगा स्कैटरिंग प्रॉब्लम का। तो ये जो हमारे पास साई एस की वैल्यू है ये इनफैक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसी साई एस को हम सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन साई को की टर्म्स में ही लिखेंगे। तो स्टेप 3 हमारा वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 3 को करने के लिए ये डायग्राम मैं वहां पर रब कर दूंगा, क्योंकि ये आपको समझाना था कि जो हमारे पास स्कैटर्ड वेव फंक्शन मिला है ये एक्चुअली सम है किसका, इंसिडेंट वेव फंक्शन का और स्कैटर्ड वेव फंक्शन का, क्योंकि इनको सॉल्व करते करते ही हम इस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। तो इस साई एस को ही हम स्टेप 3 में टोटल वेव फंक्शन की तरह ही लिखेंगे। इस साई एस को हम साई ही मान के चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको सिंपली करना क्या है, इस साई एस को इक्वल टू साई के बराबर रख देना है और इक्वल टू में ये आ जाएगा। तो वहां से हमारे पास स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास 4th स्टेप में क्या करना था, इस साई को हमें कंपेयर करना था किसके साथ, ई की पावर आइटा के आर प्लस एफ थीटा ई की पावर आइटा के आर बाय आर, यहां पर जेड आएगा। ये भी हमारे पास सिस्टम के टोटल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो स्टेप 3 में हमें जो टोटल वेव फंक्शन मिलेगा जो कि बिल्कुल यही होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर हमें एफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा। तो स्टूडेंट्स बाकी के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने स्कैटर्ड वेव फंक्शन फाइंड कर लिया था, साई एस इज इक्वल टू दिस, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। स्टेप 3 होगा हमारे पास टू फाइंड टोटल वेव फंक्शन साई इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। अब हमें टोटल वेव फंक्शन साई फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। एक्चुअली मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि ये जो वेव फंक्शन हमने फाइंड किया है 14th इक्वेशन में, ये एक्चुअली टोटल वेव फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंसिडेंट वेव फंक्शन भी था और साथ में प्लस में स्कैटर्ड वेव फंक्शन भी था। तो उसको सॉल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आया था। तो जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होगा साई, वो साई एस के बराबर ही होगा, जो कि बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये आपने पूरा ऐसे लिख देना है। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो हमने टोटल वेव फंक्शन भी एक्चुअली पिछले सेक्शन में ही फाइंड कर लिया था जो कि 14th इक्वेशन थी। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो आपको 15th इक्वेशन में साई मिला है इसे आपने कंपेयर करना है इस साई के साथ
दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर आइटा के जेड प्लस एफ थीटा ई की पावर आइटा के आर बाय आर। ये हमारी प्लेन वेव्स को रिप्रेजेंट करती है, इंसिडेंट प्लेन वेव्स को। ये हमारे पास स्कैटर्ड वेव्स को रिप्रेजेंट करती है। टोटल वेव फंक्शन होता है इंसिडेंट वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड वेव फंक्शन। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म है किसकी, टोटल वेव फंक्शन की। तो इस वेव फंक्शन को हमें इसके साथ कंपेयर करना है, मींस हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर लिख देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ई की पावर आइटा के जेड प्लस एफ थीटा ई की पावर आइटा के आर बाय आर, दैट विल बी इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एल बाय के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा। ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूज करेंगे ई की पावर आइटा के जेड की वैल्यू, जो कि हमने 10th इक्वेशन में फाइंड की थी। 10th इक्वेशन हमारे पास क्या थी, स्टेप 1 का जो सबसे लास्ट में आखिरी रिजल्ट आया था वो था हमारे पास 10th इक्वेशन। psi I is equal to summation L is equal to 0 to infinity iota और L 12 plus 1 JL KR PL cos theta equal to e की पावर iota KZ। ये हमारे पास स्टेप 1 का सबसे लास्ट रिजल्ट आया था, जो कि हमारे पास 10th इक्वेशन थी। तो e की पावर iota KZ की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर आपको कहां पर पुट करनी है, इसकी जगह पर पुट करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, समेशन L is equal to 0 to infinity iota की पावर L 12 plus 1 JL KR PL cos theta प्लस f थीटा e की पावर iota KR by R इज इक्वल टू में सेम टू सेम आपने ये उतार देना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, e की पावर आइटा के जेड की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पुट की है। बाकी सारे टर्म्स, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जो है वो एज इट इज आएंगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस जेएल के आर की जगह पर 1 बाय के आर साइन के आर माइनस एल पाई बाय 2 पुट कर देंगे। ये हमारे पास जेएल के आर मिस स्फेरिकल बेसल फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जेएल के आर की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सब कुछ आपने सेम टू सेम उतार देना है। ये आइटा की पावर L 12 प्लस 1 जेएल के आर की वैल्यू पुट करी PL cos थीटा प्लस ये वाली टर्म और इक्वल टू में ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1 बाय के आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर के आर लिख देते हैं नीचे और हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे कहां पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी जगह पर यहाँ पर थीटा हमारे पास के आर माइनस एल पाई बाय 2 होगा, यहाँ पर थीटा हमारे पास के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल होगा। तो यूज करते हैं ये आइडेंटिटी यहाँ पर दोनों जगह पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आइटा की पावर एल 12 प्लस 1 बाय के आर। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यूज करेंगे जो कि होती है e की पावर थीटा दैट इज e की पावर के आर माइनस एल पाई बाय 2 माइनस e की पावर माइनस आइटा के आर माइनस एल पाई बाय 2 बाय 2 आइटा। साथ में है हमारे पास एफ थीटा एक बार आइटा के आर बाय आर और साथ में यहाँ पर पीएल कॉस थीटा भी था बाहर। इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सीएल बाय के आर। यहाँ पर हम साइन थीटा की ये वैल्यू यूज करेंगे e की पावर के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ये थीटा हमारे पास पूरा का पूरा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा हमारे पास है के आर माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल और नीचे आ जाएगा 2 आइटा, साथ में आ जाएगा पीएल कॉस थीटा। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 17th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस सीएल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सीएल की वैल्यू को फाइंड करके उस सीएल की वैल्यू को हमें वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सीएल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करने होंगे e की पावर माइनस आइटा के आर के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ e की पावर माइनस आइटा के आर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ध्यान से देखिए e की पावर माइनस आइटा के आर कहां पर है, एक तो e की पावर माइनस आइटा के आर यहाँ पर है, इस पे नजर रखिएगा, और e की पावर माइनस आइटा के आर एक यहाँ पर है, इस पे नजर रखिएगा। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, e की पावर माइनस आइटा के आर के कोफिशिएंट से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इस e की पावर माइनस आइटा के आर के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले ये आएगा समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आइटा की पावर एल 12 प्लस 1 बाय के आर। अब देखिए e की पावर माइनस आइटा के आर के साथ हमारे पास क्या है, e की पावर साथ में माइनस का साइन है आगे, e की पावर, उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल पाई बाय 2 है, क्योंकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा के आर और e की पावर माइनस आइटा के आर डॉट e की पावर आइटा एल पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा एल पाई बाय 2 आ गया। पावर जो है बेस यहाँ पर अलग अलग हमने कर दिया है, e की पावर a प्लस बी को हम e की पावर a मल्टीप्लाई e की पावर b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने
ई की पावर माइनस आइटा के आर का कोफिशिएंट क्या लिखा, एक तो ये पूरी की पूरी टर्म लिखी, उसके बाद माइनस साइन लिखा, उसके बाद ई की पावर आइटा एल पाई बाय 2 लिखा, नीचे 2 आइटा लिखा, साथ में पी एल कॉस थीटा है। यहाँ पर हमारे पास ई की पावर माइनस आइटा के आर नहीं है, तो यहाँ पर है हमारे पास, तो इसके साथ ये पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी बाहर वाली, समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल बाय के आर। अब देखिए ई की पावर माइनस आइटा के आर के साथ क्या क्या है, एक तो माइनस का साइन है और साथ में यहाँ पर ई की पावर में माइनस आइटा इंटू दिस, माइनस आइटा इंटू माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल आ जाएगा। ये कोफिशिएंट साथ में आपको लिखना होगा विद ई की पावर माइनस आइटा। साथ में हमारे पास नीचे है 2 आइटा, साथ में हमारे पास पी एल कॉस थीटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखिए समेशन से समेशन कैंसिल हो जाएगा, के आर से के आर कैंसिल, 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, पी एल कॉस थीटा से पी एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर और चीज देखिए कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस आइटा एल पाई बाय 2 और माइनस आइटा को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आइटा डेल्टा एल। तो यहाँ पर भी हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को कैंसिल कर सकते हैं इस माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर ई की पावर ए प्लस बी या ई की पावर ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर ए डॉट ई की पावर माइनस बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ई की पावर आइटा एल पाई बाय 2 से ई की पावर आइटा एल पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचा, सिर्फ इधर बचा आइटा की पावर एल, यहाँ पर 12 प्लस 1 बचा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा सी एल और साथ में ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा एल बचा। ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। इस ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा एल को जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर प्लस आइटा डेल्टा एल। तो यहाँ पर हमारे पास सी एल की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, तो इस सी एल की वैल्यू को वापस से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 18 इन 17 वी गेट। तो आपके पास ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म तो आपने एज इट इज उतार देनी है, पूरी की पूरी टर्म एज इट इज उतार दी, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वल टू में राइट हैंड साइड में समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस सी एल की जगह पर आपको सिंपली आइटा की पावर एल 2l प्लस 1 ई की पावर आइटा डेल्टा एल पुट करना है, नीचे के आर है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो एज इट इज उतार देनी है, साथ में पी एल कॉस थीटा एज इट इज उतार देना है। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस एफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारा पार्शियल वेव एनालिसिस का मेन मोटिव है, टू फाइंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो एफ थीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ई की पावर आइटा के आर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ई की पावर माइनस आइटा के आर के कोफिशिएंट कंपेयर किए थे। तो आप ध्यान से देखिए ई की पावर आइटा के आर आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस टर्म का और इस टर्म का कोफिशिएंट लिख देना है। तो ध्यान से देखिएगा, समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इस ई की पावर आइटा के आर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, आइटा की पावर एल 12 प्लस 1 बाय के आर, साथ में है ई की पावर आइटा माइनस एल पाई बाय 2 और नीचे 2 आइटा है। ये आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ई की पावर आइटा के आर नहीं है, यहाँ पर ई की पावर माइनस आइटा के आर है। साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर पी एल कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ई की पावर आइटा के आर का कोफिशिएंट है एफ थीटा बाय आर, एफ थीटा बाय आर आ गया, इक्वल टू में यहाँ पर राइट हैंड साइड में ई की पावर आइटा के आर का कोफिशिएंट हमारे पास बाहर ये है, समेशन एल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आइटा की पावर एल 12 प्लस 1 बाय के आर ई की पावर आइटा डेल्टा एल, और साथ में यहाँ पर ई की पावर आइटा के आर के साथ आएगा ई की पावर आइटा माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल, ई की पावर आइटा माइनस एल पाई बाय 2 प्लस डेल्टा एल, और नीचे 2 आइटा है, साथ में हमारे पास पी एल कॉस थीटा है। ये टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ई की पावर आइटा के आर नहीं है, ई की पावर माइनस आइटा के आर है। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, इस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस आइटा, और यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर माइनस, यहाँ पर हमारे पास था माइनस आइटा डेल्टा एल है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आइटा डेल्टा एल है यहाँ पर, इस आइटा को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस आइटा डेल्टा एल, ये बन गया। उसके बाद ई की पावर ए प्लस बी के आइडेंटिटी लगा दो, ई की पावर ए मल्टीप्लाई में ई की पावर बी आ जाएगा, डॉट ई की पावर आइटा डेल्टा एल आ गया यहाँ पर। अब देखो ई की पावर आइटा डेल्टा एल यहाँ पर भी है, ई की पावर आइटा डेल्टा एल यहाँ पर भी है, ये बेस सेम है, पावर ऐड कर दो आइटा डेल्टा एल हो जाएगा 2 आइटा डेल्टा एल। तो इसको यहां से हटाकर
हम सिंपली यहां पर 2 आइटा डेल्टा एल लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें बेसिकली करना क्या है, एफ थीटा की वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी टर्म को उधर भेजना होगा और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा का मिलने वाला है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, हमने एफ थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी टर्म को उधर भेजना होगा जो कि उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एफ थीटा बाय आर इज इक्वल टू में आप पूरी की पूरी पहले ये टर्म लिखेंगे, माइनस में आप पूरी की पूरी ये वाली टर्म उठाकर यहां पर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, आइटा की पावर एल कॉमन है, समेशन कॉमन है, 12+1 कॉमन है, के आर कॉमन है, ई की पावर माइनस आइटा एल पाई बाय 2 कॉमन है, ई की पावर माइनस आइटा एल पाई बाय 2 कॉमन है, 2 आइटा कॉमन है, पीएल कॉस थीटा कॉमन है। तो कॉमन ले लीजिए, समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी आइटा की पावर एल 2 आइटा के आर ये हमने इकट्ठा लिख दिया, 2l+1 ई की पावर माइनस आइटा एल पाई बाय 2 पीएल कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो रह जाएगा फर्स्ट टर्म में ई की पावर 2 आइटा डेल्टा एल माइनस ये पूरी टर्म बाहर जा चुकी है कॉमन में, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस आर से ये वाला आर जो है वो कैंसिल कर देंगे, आर से आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इस आइटा की पावर एल को आप कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स आइटा होता है हमारे पास, आइटा को हम लिख सकते हैं 0+1 आइटा, इस 0 की जगह पर cos पाई बाय 2 लिख दो, प्लस इस 1 की जगह पर sin पाई बाय 2 लिख दो, क्योंकि sin पाई बाय 2 1 होता है, साथ में आइटा है, और cos पाई बाय 2 प्लस आइटा sin पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा पाई बाय 2, और पावर अगर हम l लगा दें ऊपर आइटा की पावर l तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा पाई बाय 2 की पावर l, मींस आइटा की पावर l को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा l पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स इस आइटा की पावर l की जगह पर हम यहाँ पर e की पावर आइटा l पाई बाय 2 रखेंगे, साथ में 2l+1 है, साथ में e की पावर माइनस आइटा l पाई बाय 2 है, pl cos थीटा है, e की पावर 2 आइटा डेल्टा l को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा डेल्टा l मल्टीप्लाई e की पावर आइटा डेल्टा l, और इस 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा डेल्टा l मल्टीप्लाई e की पावर माइनस आइटा डेल्टा l, दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मींस दोनों की पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, और इस 2 आइटा को हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि r से r कैंसिल हो गया तो यहाँ पर r नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर e की पावर आइटा डेल्टा l, e की पावर आइटा डेल्टा l कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से e की पावर आइटा डेल्टा l हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा एल, तो इसकी जगह पर साइन डेल्टा एल आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा हमारे पास एफ थीटा का, दैट इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, वहां से आप 1/k बाहर ले लेंगे, आर नहीं आएगा क्योंकि आर कैंसिल हो गया था। समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी 2l+1 e की पावर आइटा डेल्टा एल, और यहाँ पर pl cos थीटा, और साथ में हमारे पास क्या आएगा साइन डेल्टा एल इसकी जगह पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, e की पावर आइटा एल पाई बाय 2 e की पावर माइनस आइटा एल पाई बाय 2, पावर जो है प्लस माइनस 0 हो जाएंगी, और e की पावर 0 1 होता है, तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स फाइनल एक्सप्रेशन जो आया हमारे पास वो आया एफ थीटा इज इक्वल टू 1/k समेशन एल इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी 2l+1 e की पावर आइटा डेल्टा एल, इसकी जगह पर आ गया हमारे पास साइन डेल्टा एल, और ये वाला pl cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन एनी स्कैटरिंग प्रॉब्लम, जो हमने पार्शियल वेव एनालिसिस से फाइंड किया है। तो पार्शियल वेव एनालिसिस से हमने क्या करना था, बेसिकली इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि एफ थीटा जो है वो सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है इन केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक स्कैटरिंग। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कितने स्टेप्स फॉलो किए, 4 स्टेप फॉलो किए। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। फिर हमने आज के इस लेक्चर में क्या किया, स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। जो हमने स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन फाइंड किया था वही हमारा टोटल वेव फंक्शन था सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स। फिर हमने उस वेव फंक्शन को अपने जो बेसिक वेव फंक्शन होता है स्कैटरिंग प्रॉब्लम का, e की पावर आइटा के जेड प्लस e की पावर प्लस एफ थीटा e की पावर आइटा के आर बाय आर
इससे कंपैरिजन किया, इसे कंपेयर करने के बाद हमारे पास एफ थीटा की वैल्यू आई है। और साथ के साथ हमने ये भी देखा इस पार्शियल वेव एनालिसिस में कि स्कैटरिंग प्रॉब्लम में इंसिडेंट प्लेन वेव और स्कैटरिंग वेव्स के बीच में फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलती है कितनी, डेल्टा एल की। तो डेल्टा एल यहाँ पर बेसिकली फेज शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किस किस के बीच में, इंसिडेंट वेव एंड स्कैटर्ड वेव्स के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से स्कैटरिंग प्रॉब्लम का हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। और स्कैटरिंग थ्योरी के बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर।